तो बच्चों हमने पिछली बार क्वेश्चन 81 पे कंप्लीट किया था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, 86 क्वेश्चन देखो अपनी बुक में, आपको मिल जाएगा पेज नंबर 306 पे। वहाँ पर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि आपको दो चीज़ों की रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। एक है आपका ARX यानी कि एराइल हैलाइड, दूसरा है RX यानी कि एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और यहाँ पर उसने क्लियरली मेंशन किया है कि एराइल हैलाइड यानी कि ये जो आपका ARX मैंने लिखा हुआ है, इसकी रिएक्टिविटी अगर आप देखो तो वो RX से कंपैरेटिवली कम होती है। दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। व्हाट डज द क्वेश्चन से? एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, देन एल्काइल हैलाइड्स ड्यू टू, सो दे हैव आस्क्ड यू द रीजन। ऑप्शन ए उसने आपको बोला हुआ है रेजोनेंस, ऑप्शन बी उसने बोला है लेस लो एस कैरेक्टर ऑफ RX बॉन्ड, तीसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा है बोथ A and C, बोथ A and C। ठीक है, सिंपल, ये बोला उसने। तो अपन ने ये पहले देखा हुआ है प्रॉपर्टीज में, दोबारा एक बार समझ लेते हैं जरा इसका फंडा क्या है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पर कंपैरिजन के लिए ARX बना देता हूँ, यानी एराइल हैलाइड बना देता हूँ। ये आपका एराइल ग्रुप हो गया और इसमें आपने लगा दिया है X, और इसके साथ में कंपैरिजन के लिए मैं बना देता हूँ CH3 CH2 और X। एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड बना दिया। ये क्लियर है सबको? यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसका नेचर क्या है बताओ? बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है ये किस टाइप का कार्बन है? sp3 sp2 sp, कौन सा है ये? क्या नेचर है इसका? बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन कौन से नेचर का होता है, बता सकते हैं? जैसे कि ये वाला सिंगल बॉन्ड वाला है तो ये sp3 है, तो बेंजीन रिंग का ये वाला जो कार्बन है वो कैसा होता है? sp2, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, राइट? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन पे, इसलिए वो sp2 कार्बन है। तो बेंजीन रिंग में sp2 कैरेक्टर होने की वजह से क्या होता है? तो पहली बात तो ये कि इसकी ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये बॉन्ड लेंथ जो है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है। बॉन्ड लेंथ जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी है। कॉमन सेंस की बात है, अगर sp2 कैरेक्टर वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला कार्बन है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो sp2 वाले कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, बोलो हाँ कि ना? तो ये टूटेगा नहीं बॉन्ड, तो इसलिए ये बाहर नहीं जाएगा। X जो है वो X बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो X को रिलीज नहीं करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल को रिलीज नहीं करेगा। ये लॉजिक है। अब जरा समझना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यस, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल को छोड़ता नहीं है ना। तो C तो होता है। अब सवाल है कि ये ANC होना चाहिए क्या? एक क्वेश्चन ऑप्शन ए को जरा देखो, कहां गया ऑप्शन ए में? क्या बोला उसने? ऑप्शन ए में वो पूछ रहा है कि भाई रेजोनेंस इफेक्ट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट है क्या, ये सवाल है ना। तो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये X बाहर निकल रहा है तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? ये कार्बोकैटायन हो जाएगा, है कि नहीं? अगर X बाहर निकला तो ये कार्बन पे चार्ज क्या बच जाएगा? X माइनस बाहर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बाहर गया, तो ये क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा, है कि नहीं? और ये एराइल कार्बोकैटायन जो है, इसकी स्टेबिलिटी किससे अफेक्ट होती है? रेजोनेंस से, ऑफ कोर्स। है कि नहीं? तो यहां पर जो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, EAS कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है, वो कौन सा है? बोथ A and C, दैट इज ऑप्शन डी। समझ में आया सबको? ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, बी तो कंप्लीटली रॉन्ग है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो sp2 है तो उसमें sp s कैरेक्टर तो ज्यादा है ना,
कम कैसे, इसमें 33% एस कैरेक्टर है और इसमें आपका 25% एस कैरेक्टर, तो लेस तो हो ही नहीं सकता था, तो बी तो कंप्लीटली रॉन्ग है, आपका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर 33% एस कैरेक्टर है, यहाँ पे 25% एस कैरेक्टर है। ओके, चलो ये लिख के ले लेना, दैट इज नंबर 86। देन यू हैव नंबर 91, which of the following is a source of डाइक्लोरोकार्बीन्स। डाइक्लोरोकार्बीन्स किससे बनाया जाता है, ये आपका फैक्चुअल आंसर है, ये आपको सीधा सीधा याद कर लेना है। 91 कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ 91 अगर आप देखो को सीधा सीधा याद कर लेना है। डाइक्लोरोकार्बीन ये क्लोरोफॉर्म से बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन source is CHCl3. What is CHCl3? That is chloroform. डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर है, ठीक है। यूजेस हैं या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है वगैरह, ये आपके फैक्चुअल में आ जाते हैं। देन यू हैव 96. 96 इज इजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेमाइनल डाइक्लोराइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमाइनल डाइक्लोराइड? ऑप्शंस देख लो, उसने आपको दिया है CH3CH Cl CH2Cl। जेमाइनल का मतलब सेम कार्बन पे है कि बाजू बाजू के कार्बन पे, ये बताया था क्लासिफिकेशन, सेम कार्बन। तो देखेंगे फटाफट आंसर आ जाएगा। CH2 Cl and option D is चलो आंसर बताओ, बहुत ही आसान। दिस इज विसिनल, दिस इज विसिनल, दिस इज विसिनल एंड दिस इज जेमाइनल, दैट इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल, ठीक है। क्यों ऑप्शन बी? बिकॉज यहाँ पर देखो Cl2 एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो सीधी सीधी बात है ये जेमाइनल है, तो आंसर ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये डी था, ठीक है, इसको 91 का डी, ठीक है, इस तरह से। तो दैट वाज योर 96। अभी क्रिटिकल वाले सेक्शन पे आ जाते हैं जरा। क्रिटिकल सेक्शन का अपन ने 1 to 30 का डिस्कशन कर लिया था पहले, इसमें कोई डाउट नहीं थे किसी को, है ना। 1 to 30 था ना वो, या ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, ऑप्टिकल के आगे का क्रिटिकल सेक्शन में फर्स्ट वाला, सॉरी 31st वाला, नॉट फर्स्ट वाला, 31st क्वेश्चन। पूरा नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन इन लैक्टिक एसिड इज और आर। तो सबसे पहली बात कि भाई लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, कोई बता सकता है? ओके, बिफोर आई गो टू 31 लेट्स सॉल्व 26 27, दैट्स द डाउट, ठीक है। 26 में बोल रहा है विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ये आपको ढूंढने को बोल रहा है, ठीक है। अभी डाइपोल मोमेंट क्या है एग्जैक्टली बताओ। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? डाइपोल मोमेंट बताता है आपकी पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको ये जानने की जरूरत है सबसे पहले कि डाइपोल मोमेंट ये स्केलर क्वांटिटी है क्या वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों? मोमेंट फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, मोमेंट कैसी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यस, कि मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो मोमेंट के लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैं डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आई हैव टू लुक एट नॉट ओनली द पोलैरिटी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ही देखना ऐसा नहीं है, वो तो देखना ही है, बट साथ ही साथ मेरे को डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है। इज दैट अंडरस्टूड?
ऑप्शन ए जो आपको दिया हुआ है उसने, वो आपको दिया है उसने CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड, बी दिया है मिथिलीन डाइक्लोराइड, सी दिया है क्लोरोफॉर्म और डी दिया है CCl4। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ और वो आपको पूछ रहा है कि भाई डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको बना के चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले इसकी बात करते हैं। कार्बन, अगर समझो ये क्लोरीन ऐसा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगा। कितना डाइपोल मोमेंट है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर। ठीक है, बी का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? तो अगर क्लोरीन ऐसा है, क्लोरीन इधर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से। व्हाट अबाउट दिस CHCl3? तो ये क्लोरीन क्लोरीन H और क्लोरीन, ये एरो क्लोरीन है। CH कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसको नॉन पोलर कंसीडर किया जाता है क्योंकि उस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और CCl4 तो ऑब्वियस है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ और मुझे बताओ कि CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। चेक करके देख सकते हो आप, क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को अपन वैसे यहां पर म्यू लिखते हैं, म्यू इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो जो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट है वो एक ही बचेगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 ठीक है, बट ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका निकल के आने वाला है? यहां पर इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 2 CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकल के आ रहा है। अब यहां पर एक आर्ग्यूमेंट हमेशा आता है हर बच्चे का कि सर व्हाट इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस। ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, व्हाट इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस एंड आई से अच्छा ये वाला इस तरफ जाना चाहिए। whenever you are talking about CHCl2, ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है ना, याद रखना ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना बच्चों। आपका जो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा किसका है? मिथिलीन डाइक्लोराइड का। ओके, ए और सी का लगभग सेम है, आप देख सकते हो इफेक्टिवली। तो यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ऑफ कोर्स यहां पर भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 है बट वैल्यू कम है। यहां पर भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 है बट इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है? बॉम्बे, दैट इज मिथिलीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट 27th भी एक डाउट था, वो बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर हैलोमीथेन्स, CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरो टू आयोडो। ऑफ कोर्स फ्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी है, आयोडो का साइज बड़ा है तो साइज बड़ी है। CX bond enthalpy of fluoromethane is least. CI bond exhibits least polarity. नहीं, CX की bond enthalpy for fluoromethane is highest, so 27th will also be B, of course. अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट CX फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन की कम कैसे होगी? ज्यादा होगी ना बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। छोटा साइज, छोटा लेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी। इज दैट क्लियर? पोलैरिटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है हैलोजेंस की, फ्लोरीन से आयोडीन जाते जाते, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो आयोडीन का जो पोलैरिटी है वो सबसे कम होगा। ओके, चलो 31 देखें।
अभी आ जाते हैं अपन 31 में। लैक्टिक एसिड में कितने असिमेट्रिक कार्बन होते हैं? अभी लैक्टिक एसिड में एक्चुअली अगर आप देखो, ये इसको स्टार मार्क कर लेना बाय द वे। लैक्टिक एसिड में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना जरा। आपके पास एक असिमेट्रिक कार्बन होता है। इनफैक्ट लैक्टिक एसिड इज वन ऑफ द, बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स टू शो एग्जाम्पल और टू शो असिमेट्रिक कार्बन। मतलब कायरल कार्बन आपको दिखाना होता है ना, तो लैक्टिक एसिड को एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूज किया जाता है, ठीक है। और उसमें एक ही असिमेट्रिक कार्बन होता है जो सेंट्रल कार्बन होता है, ऐसा। बाकी ग्रुप्स कौन से लगे होते हैं लैक्टिक एसिड में? और लैक्टिक एसिड मिलता कहाँ है पहले ये बताओ, वेयर इज इट फाउंड? इट इज फाउंड इन मिल्क, इट्स अ सोर्स, मिल्क इज अ सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, वेरी गुड, ठीक है। डायरेक्ट नहीं, मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, फिर उससे लैक्टिक एसिड बनता है ऑक्सीडेशन के बाद, वो अलग बात है, ठीक है। तो COH ग्रुप तो होगा ही, OH ग्रुप तो होगा ही, और क्या लगा होता है लैक्टिक एसिड में? CH3 और वेरी गुड, है ना। तो यहां पर ये जो कार्बन है ये असिमेट्रिक कार्बन है, तो आंसर क्या आएगा? हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन? ऑब्वियसली ऑप्शन ए, दैट इज 1 असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। बहुत ही आसान, स्टार मार्क करना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट। देन यू हैव 36th, alkyl halide is converted into alcohol by addition, substitution, elimination, dehydrohalogenation। बहुत आसान, मतलब ये ऐसे आंख बंद करके नींद में से उठा के पूछा तो आना चाहिए। RX को कन्वर्ट करना है इनटू ROH, क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, एलिमिनेशन। क्या करेंगे? ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन। क्या यूज करेंगे? रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे बताओ बच्चों? ऑब्वियसली एक्वस KOH इज फॉर सब्स्टिट्यूशन। अगर अल्कोहलिक यूज करता तो एलिमिनेशन हो जाता, एलिमिनेशन हो जाता तो प्रोडक्ट क्या बनता? अभी 36 में उसने अपने को प्रोडक्ट पूछा है अल्कोहल, बरोबर है। अगर वो प्रोडक्ट पूछता एल्कीन, जो ऑलरेडी एक क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया भी है इनफैक्ट, अगर वो एल्कीन पूछता तो मेरा रिएजेंट होता अल्कोहलिक KOH, तो इसलिए हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए एक्वस KOH यूज करेंगे, ओके। तो उसने सवाल पूछा आपको RX से ROH बनाना है, यानी कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है, प्रोसीजर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। चलो नेक्स्ट है 41 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है C2H5Br gives C2H5Cn gives C2H5Cn with KCN but C2H5NC with AgCN। ये वो बोल रहा है कि अगर KCN यूज करूं और AgCN यूज करूं, ये मैं आप लोग को सिखा चुका हूं। तो यहां पर NC मिलता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। KCN यूज किया तो साइनाइड मिलेगा, AgCN यूज किया तो आइसोसाइनाइड मिलेगा, ये बता चुका हूं मैं। सवाल ये है 41 में, वाई, इसका रीजन क्या? This also had mentioned by the way during the this thing. AgCN is electrovalent, option A. AgCN is covalent, option B. Silver is more electropositive than potassium, that is stupid. And D, silver is a noble metal. What is the answer? Simple answer है, बहुत ही आसान, मैंने ऑलरेडी ये बोला हुआ, आपको सिखाया हुआ। AgCN के केस में वो ज्यादा कोवैलेंट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको मेंशन किया था, फजान्स रूल लगता है, सिल्वर जो है वो ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है उसका, ठीक है। फजान्स रूल केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर हमने ये बोला हुआ है कि भाई जो ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअली अपने को ऐसे लगता है कि आयोनिक है, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल कॉम्बिनेशन अगर है
तो अपने को ऐसा लगता है कि आयोनिक है, और उसका कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर हाई होने की वजह से AgNC मतलब जो है सिल्वर जो है वो आइसोसाइनाइड देता है। ओके, नेक्स्ट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला क्वेश्चन 46, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वो बोल रहा है टर्ट ब्यूटाइल bromide is hydrolyzed by reaction of aqueous KOH. When concentration of KOH is increased, what happens to the rate of reaction? Tert butyl bromide, इसको आप aqueous KOH के साथ में रिएक्ट कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट है वो बनेगा, ठीक है। वो बोलता है कि मैंने KOH की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। क्या किया मैंने? KOH की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। हाउ डू यू रिप्रेजेंट दैट? बाय द वे, केमिस्ट्री के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? यू विल से KOH का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट इंक्रीजेस, देन रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हो रहा है, ऐसा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पर सोचने की बात है। यहाँ पर हिंट ये है टर्ट है, यहाँ पे हिंट है टर्ट, टर्शियरी है ये, टर्शियरी। तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा कि SN2 करेगा? ये पिछले लेक्चर में सिखाया था, SN1, वेरी गुड, ये SN1 को फॉलो करेगा। और SN1 को फॉलो करेगा मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है बच्चों? ये तो दिख रहा है यहाँ पे, क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर है। और फर्स्ट ऑर्डर का फंडा ही यही है कि ये टर्ट ब्यूटाइल भी है और KOH भी अपने पास दो है, तो वो दोनों में से सिर्फ टर्ट ब्यूटाइल पर डिपेंड करेगा, KOH पे डिपेंड नहीं करेगा। SN1 का मतलब ही वही है कि वो दो रिएजेंट है ना हमारे पास। कौन से दो रिएजेंट है? एक टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और एक KOH है, तो वो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड करेगा, KOH पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं SN1। वो 1 का मतलब ही वही है। अगर SN2 होता, मेरे पास अगर प्राइमरी कंपाउंड होता, SN2 होता, तो वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे उसका रेट डिपेंड करता। तो आंसर क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स द सेम। बात समझ में आई? ऑफ कोर्स बढ़ जाती अगर SN2 होता क्वेश्चन में, लेकिन SN2 क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि यहां पर टर्शियरी दिया है बॉस। सी SN1 और SN2 का फंडा क्या है, रीजन समझो सब लोग। When you say SN1, you say first order. When you say SN2, you say second order. What do you mean by first order and second order? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ जरा। RX प्लस KOH, ये दो रिएजेंट है तुम्हारे पास दोनों केस में, बोलो हाँ की ना? ये क्लियर है सबको? SN1 में ये RX कैसे टाइप का? ये टर्शियरी टाइप का है। SN2 में ये RX कौन से टाइप का? ये प्राइमरी टाइप का। ये भी क्लियर है सबको? ठीक है ना? टाइप। अब सवाल ये है, व्हेन यू से SN1, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर के? RX फैक्टर पे। KOH की आप कॉन्सेंट्रेशन घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? बहुत आसान। SN2 इस शब्द का मतलब है कि ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दोनों को कम करोगे बढ़ाओगे तो रेट भी अफेक्ट होगा, समझा अभी? दैट इज व्हाट द ऑर्डर मीन्स। ऑर्डर का मतलब वो होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट है दैट विल रिमेन द सेम। ओके बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 51 देखते हैं। इफ स्टार्टिंग कंपाउंड इज लीवो रोटेटरी, बहुत ही ऑब्वियस आंसर है ना। इन SN1, ये आंसर आना चाहिए आपको यार, बहुत आसानी से आना चाहिए। इन SN1 इफ स्टार्टिंग हमने की थी लीवो रोटेटरी से, किससे की थी? इज लीवो रोटेटरी, स्मॉल l, देन प्रोडक्ट इज SN1 में, हाँ SN1 में ध्यान से सुनना, SN1 में वो बोल रहा है
कि भाई स्टार्टिंग कंपाउंड L है तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। SN2 में 100% इन्वर्जन होता है, SN1 में 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, और 50-50 हो गया तो क्या बनेगा चेक करो। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज लीवो, बी इज डेक्स्ट्रो, सी इज रेसमिक, डी इज पार्शियली ऑप्टिकली एक्टिव। क्या आएगा आंसर बताओ। बहुत ही आसान। इसमें 50% रिटेंशन होगा। रिटेंशन मतलब ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो, यानी 50% L और 50% D। और जब D और L इक्विमोलर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये तो बताया था पिछली बार। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसमिक। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका रेसमिक मिक्सचर। यस, सो दैट इज 51। सो दैट वाज नंबर 51 बच्चों। ऑब्वियसली वी हैव रेसमिक मिक्सचर बिकॉज SN1। यही सेम क्वेश्चन अगर SN2 के लिए आता तो क्या होता, वहां पे 100% इन्वर्जन हो जाता, तो लीवो का क्या बन जाता, डेक्स्ट्रो बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट वी गो टू 56 क्वेश्चन, वर्ड्स रिएक्शन। क्वेश्चन 56 पूछता है वर्ड सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग। बहुत ही आसान। वर्ड सिंथेसिस क्या होता है, तो वर्ड सिंथेसिस क्या होता है बताओ, RX + 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अरे सीधा सीधा ऑप्शन सी। ठीक है, 56 क्या होता है, सोडियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड इन ड्राई ईथर। सिंपल। देन यू हैव 61। देखिए क्या बोलता है, this is the reaction given to you in 61, the Cl2। यहाँ पर एरो पे X बनाया हुआ है और यहाँ पर Cl प्लस HCl, और वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई X। ऑब्वियसली ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था। यहाँ पर एरो पे अपन लिखते हैं FeCl3। आप AlCl3 भी लिख सकते हो, FeCl3 हम लोग प्रेफर करते हैं, बट मेनली आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ये एक EAS का पार्ट है, हैलोजिनेशन रिएक्शन का, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन ए पूछा है H2SO4, नहीं है। ड्राई ईथर भी नहीं है। सी FeCl3, ऑब्वियसली दैट इज एन आंसर, एंड डी इज कॉन्क HCl, वो नहीं। नेक्स्ट इज 66। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 66, उसको स्टार मार्क करके रखना। इनफैक्ट 5 स्टार क्वेश्चन है ये, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बीइंग आस्क्ड के हिसाब से देखूँ तो। ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये इतनी बार पूछा गया है आपके हर एक एग्जाम में, उनका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स in DDT is, ये सवाल है ना। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन DDT is, ऑप्शन A is given as 5, B is given as 4, C is given as 3, and D is given as 2. So if you don't know the full name of DDT, then it is a problem, and if you know the full name, it's very simple. It is dichloro diphenyl trichloro ethane, है ना। इसका मतलब ये देखो डाइक्लोरो, ये रहा, तो डाइक्लोरो से कितने आ गए आपके 2, ट्राइक्लोरो से कितने आ गए 3, 2 और 3 कितने हुए टोटल
5, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर। बहुत ही इजी। अगर आपको नाम नहीं पता फिर गड़बड़, कुछ नहीं कर पाओगे। तो DDT में कितने क्लोरीन है? 5 क्लोरीन। ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन नहीं पूछा है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ क्लोरीन पूछा है, गड़बड़ मत करना। ठीक है, कार्बन भी वो आपको पूछ सकता है वैसे, तो मैंने नाम तो लिख ही दिया ना, इथेन है और डाइफिनाइल है, तो आप कार्बन इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 71 देखें। अच्छा 71 है ही नहीं, 70 तक ही था लास्ट, तो दैट वाज 66 तक अपना हो गया। अभी कॉम्पिटिटिव का कर लेते हैं। दैट इज योर लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट हो जाएगा अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हलाइड? ये वाला तो आई थिंक हमने कॉम्पिटिटिव के कर लिए, कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए, कुछ क्वेश्चंस किए, सम ऑफ देम आर रेपिटेटिव। चलो ठीक है, एलाइलिक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हलाइड? कॉम्पिटिटिव का नंबर 1। ऑप्शन ए उसने बोला है बेंजाइल क्लोराइड, बी उसने बोला है 1-ब्रोमोइथाइल, बेंजीन, सी उसने बोला है 1-ब्रोमोबेंजीन, एंड डी उसने बोला है 3-क्लोरो साइक्लोहेक्स-1-ईन। 3-क्लोरो साइक्लोहेक्स-1-ईन, ये उसने सवाल पूछा। मेरे को बोल रहा है इसमें से एलाइलिक कौन सा है। तो आई जस्ट ड्रॉ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर यू वेरी क्विकली, यू विल गेट एन आइडिया। ये है बेंजाइल का बनाने का अपने को तरीका। तो यहाँ पर ये रहा CH2, ये रहा X, है ना। ओके, देन यू हैव 1-ब्रोमोइथाइल बेंजीन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1-ब्रोमोइथाइल बेंजीन, इसका देन यू हैव 1-ब्रोमोबेंजीन, ये तो बहुत ही आसान है। और लास्ट ये थोड़ा सा देखना ध्यान से, साइक्लोहेक्स-1-ईन, समझो ऐसा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। ओके, एंड नंबर 3 पे आपको वो ब्रोमीन लगाने को बोल रहा है, इसे ध्यान से देखना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी। नंबर 3 पे आपको वो क्लोरीन लगाने को बोल रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर आपका ये 1 है, ये 2 है, तो 1 पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो ये इस तरह से क्लोरीन आएगा। ठीक है, ये ट्रिकी है, समझना, गड़बड़ नहीं करना, कुछ बच्चों को ये ट्रिकी लग सकता है। अब सवाल ये है कि भाई एलाइलिक, तो एलाइलिक आपको पता ही है, एलाइलिक में क्या हमारा डेफिनेशन क्या था एलाइलिक का, कि भाई फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू sp3 बॉन्डेड टू कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू sp3 बॉन्डेड टू sp2 होता है, बरोबर, बट ये तीनों में ये बेंजीन का सिस्टम है ना, ये वाला। ठीक है, तो sp2 कार्बन है, बरोबर है, बट एलाइलिक वो एरोमेटिक एक अलग ही कैटेगरी आ गई ना। और यहां पर क्या है देखो, तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन था ये sp3 है, और ये वाला जो था ये sp2 है, और ये वाला था जो sp2, मतलब ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को बॉन्डेड है। तो फंक्शनल ग्रुप sp3 और sp2, तो आंसर आपका आ जाता है आपका ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो बहुत ही आसान। एलाइलिक का डेफिनेशन तो आप सबको पता ही है। ठीक है, देन यू हैव
विच वन विल गिव यू 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन. विच वन विल गिव यू 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है देखो. एसिटिलीन प्लस 2HBr, प्रोपाइन प्लस 2HBr, प्रोपीन प्लस HBr, and ब्यूटवनीन प्लस HBr. तो ये तो क्या घटिया क्वेश्चन है, मतलब इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन उन्होंने बनाया है. अगर आप देखो मतलब क्या स्टूपिड क्वेश्चन है. इसे कोई छोटा बच्चा भी आंसर बता देगा यार देख के. ध्यान से देखो ज़रा क्या फंडा है. तो यहाँ पर 2 HBr है, 2 ब्रोमीन है, ठीक है, लेकिन कार्बन कितने, 2 ही है. तो प्रोपेन मतलब अपने को 3 कार्बन चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया. ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है, लेकिन एक ही ब्रोमीन है, एक ही HBr दिया हुआ है आपको. आपका मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा ना, वो भी ये यहाँ पर कौन सा लगता है अपना मार्कोनिको अपन लगाते हैं, और यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, तो डाइब्रोमो तो बनने वाला. सेम वे यहाँ पे भी एक ही, और ये तो ब्यूटीन है ऑफ कोर्स, तो ये भी नहीं बनने वाला. ये एक ही है जहाँ पर 3 कार्बन भी है और 2 ब्रोमीन भी है, एक ही ऑप्शन आपका बन सकता है. मतलब आप गधा बच्चा भी हो तो इसका आंसर दे देगा, मतलब कि भाई कुछ नहीं, सिर्फ कार्बन और ब्रोमीन काउंट करके भी लिखना तो लिखते हैं. ठीक है ना. तो एल्काइन में जब आप 2 बार ये करते हो तो पहली बार आपका एक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा, फिर दूसरी बार उसको आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसे वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और फिर वापस HBr ऐड कर, तो सेकेंड टाइम भी आपका ब्रोमो डेरिवेटिव मतलब टोटल डाइब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा, है ना. जेमाइनल बन रहा है, ध्यान से देख लेना. जेमाइनल है, 2 डाइब्रोमो है, मतलब सेम कार्बन पे ही है. एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर नॉट 2, सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, है ना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 11. वो बोलता है विच ऑफ नेम द रिएक्शन CH3 CH2 Cl प्लस NaI. इसके आगे मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता चल गया. आयोडीनेशन करना है, आयोडीनेशन करना है. आंसर का नाम सीधा सीधा फिंकेल्स्टाइन. ऑप्शन बोला उसने स्वार्ट्स, फिंकेल्स्टाइन, वर्ड्स एंड HVZ आगे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में. यहाँ पर बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, मैं आपको ये बता चुका हूँ 1000 बार कि भाई आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन ये 2 बचे थे ना हैलोजन एक्सचेंज में, ये 2 ही होते थे. तो आपका या तो समझो आयोडीनेशन की बात अगर करूँ तो फिंकेल्स्टाइन है, और फ्लोरिनेशन की बात करूँ तो स्वार्ट्स है. तो आंसर यहाँ पर फिंकेल्स्टाइन, दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16th वाला. अमंग द फॉलोइंग CX बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर. मतलब कि किसमें CX बॉन्ड की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है. ठीक है, CX बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है उसने. क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, और ऑप्शंस में सारे नहीं लिख रहा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे चारों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हुए. मैं आपको सीधा उसका आंसर समझाता हूँ. देखो, CF बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, CL बॉन्ड की बात करूँ, CBr बॉन्ड की बात करूँ, और CI बॉन्ड की बात करूँ, तो सीधी बात है भाई CI बॉन्ड मैंने जानबूझ के ये ऐसे क्यों बनाया, ताकि आपको लेंथ का एक एहसास रहे, समझ में आए, एक आपको इंप्रेशन रहे कि अच्छा ये ना लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है वो ऐसी दिखती है. ठीक है ना, मतलब दिस नॉट अ लिटरल रिप्रेजेंटेशन, डोंट बी एन इडियट, ऐसा नहीं होता. बट हाँ, आपको एक आइडिया आएगा कि अच्छा आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का उससे थोड़ा कम, फ्लोरीन का उससे थोड़ा कम, फ्लोरीन का एकदम कम. तो स्ट्रेंथ वाइज अगर मैं देखूँ तो फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी ऑब्वियसली उसकी सबसे ज़्यादा होगी. और वो मुझे बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब कि सबसे कम वाला बताओ, है ना. यही देखना है ना, सबसे कम वाला कौन सा है.
तो अगर मैं CI को बोलूँ सबसे कम होगा, फिर CBr, फिर CCl, फिर CF, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी मतलब कि CH3I का बॉन्ड लेंथ एकदम, सॉरी बॉन्ड एनर्जी एकदम कम, फिर CH3Br का बॉन्ड एनर्जी उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर CH3Cl का उससे थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा फिर CH3F का। ये फंडा है। आप इसको पोलैरिटी से भी जोड़ सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी जोड़ सकते हो, बॉन्ड लेंथ से भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। CF की पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, तो अब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। तो उसमें दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा, पोलैरिटी ज़्यादा है, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस बॉन्ड लेंथ छोटा तो है ही, वो तो दिखा दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। दैट वाज 16। नाउ वी गो टू 21। 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना ज़रा। है वैसे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, बट थोड़ा लेंदी होता है। जनरली क्या होता है आपका, जेई वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके इसमें, ये एक्चुअली सीईटी की बुक में अगर आपको जेई के क्वेश्चंस दिए हुए तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होते, बट हाँ ये ज़रूर है कि वो आपका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहेगा, बस वो आपको मेन देखना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 21 में वो क्या पूछ रहा है, 3-methyl pent2ene on reaction with HBr in peroxide forms number of isomers dash। कितने स्टीरियो आइसोमर्स, क्वेश्चन वो पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स डैश। तो आपको सवाल ये है कि भाई 3-methyl pent2ene से चालू करना है, तो जरा यहाँ से पहले ये बना देता हूँ आपके लिए। एंड बेस्ट थिंग इज विल ड्रॉ इट इन बॉन्ड लाइन फॉर्म, सो इट विल बी इजी। वन टू थ्री फोर फाइव, ओके, pent2ene ना, ये pent2ene हो गया, और थर्ड पे एक मिथाइल, मतलब ये ऐसा देख लो ज़रा, जिसको इसको नहीं समझा यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 एंड 5, नंबरिंग में राइट हैंड साइड से कर रहा हूँ, तो 1 2, सेकेंड पे pent2ene हो गया, थर्ड पे मिथाइल लगा दिया। तो ये मेरा कंपाउंड जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 3-methyl pent2ene। अब वो बोलता है इसका रिएक्शन हो रहा है HBr के साथ, ओके, HBr के साथ हो रहा है, किस में हो रहा है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, भाई पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा दिया। अब क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा, ये देखना है ना। तो ये CH3 हो गया आपका, ये हो गया CH, ये हो गया C, है ना। तो पेरोक्साइड यानी कि ब्रोमीन जो है एंटी मार्कोनिकॉफ में किसको मिलने वाला है, ये सवाल है आपका। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ब्रोमीन इसको दोगे आप, क्यों, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है कि जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको ब्रोमीन मिलेगा, बरोबर है ना, ऐसा। तो मेरा जो प्रोडक्ट दिखेगा वो किस तरह का दिखने वाला है, देखना ध्यान से। यहाँ पे मेरा है ही, क्या बोलते हैं, मिथाइल, ओके, और जो ब्रोमीन आप लगाओगे वो यहाँ लगेगा, ये रहा आपका ब्रोमीन। अब आप नोट करो, अब जरा नोट करो कि भाई जो कार्बन एटम्स हैं वो इसमें से असिमेट्रिक कौन सा, क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको ये पूछा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये वाला कार्बन एटम आपका असिमेट्रिक है, ये वाला कार्बन एटम असिमेट्रिक है, क्यों, ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। CH3, ये CH3, ये CH2, ये CH3। अब आप देखो, आपको बहुत आसानी से कि अच्छा दो असिमेट्रिक कार्बन है, तो स्टीरियो आइसोमर कितने, पर असिमेट्रिक कार्बन अपने को 2 मिलते हैं ना। सो मेरे नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन कितने हो गए, 2, और नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए आप बताओ, will be 2 raised to n, that is 2 square, that is 4। आंसर है आपका 4। ऑप्शन ए उसको बोल रहा है 6, B is 4, C is 2, sorry B is 0 and D is 4, so option D, that is 4 is your correct answer।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जेई बोल के, ठीक है, जेई में 4 मार्क के लिए 2017 में आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्वेश्चन 26, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 26 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2, SN2 का प्रेफर्ड रिएजेंट कौन सा होता है, प्राइमरी रिएजेंट जो है वो प्रेफर्ड होता है, ठीक है ना, प्राइमरी रिएजेंट प्रेफर्ड होता है, इसमें SN2 पता ही आपको। तो अगर आप देखो आपका प्राइमरी रिएजेंट उसमें ऑप्शन ए जो है वो है एन ब्यूटाइल आयोडाइड, और सेकंड जो कंपाउंड दिया है वो है टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, थर्ड जो है वो सेक ब्यूटाइल आयोडाइड है। तो प्राइमरी, टर्शरी, फिर सेकेंडरी ऐसा दिया हुआ है। तो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी, फिर उसके बाद होगा सेकेंडरी, फिर उसके बाद होगा टर्शरी, यानी कि 1, 3 एंड 2, 1, 3 एंड 2, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 1, 3 एंड 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऐसा आपका 1, 3 एंड 2 दैट इज डायरेक्ट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये ऑलरेडी मैं आपको ऑर्डर भी पहले पिछले लेक्चर में लिखवा चुका हूँ। SN2 के लिए क्या प्रेफरेंस होता है आपका, पहले मिथाइल होता है, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी SN2 के लिए। SN1 पूछता तो आप उल्टा कर देते, ठीक है, बहुत सिंपल। दिस वाज नंबर 26। नेक्स्ट इज नंबर 31, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1। देख सकते हो आप, मैं आपको ये पहले भी बोल चुका हूँ कि SN1 SN2 का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के आपको हर दूसरा क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये गोज विदाउट सेइंग, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1, हाईएस्ट क्या है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, है ना। तो इसीलिए इसका मतलब कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 इज व्हाट। अब ऑप्शन सारे ऑब्जर्व करो, आपको आंसर बड़ा ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आ जाता है सीधा सीधा, दैट इज ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पर अभी एक और इन लोग ने फंडा लगाया इस क्वेश्चन में कि आपको एरोमेटिक सेंटर्स भी दिए हुए। एरोमेटिक सेंटर्स क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटायन को। वहाँ पे भी फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम ही है। अगर आप फोर्थ ऑप्शन सी को देखोगे तो फोर्थ वाला जो है उसमें दोनों साइड पे बेंजाइल मतलब एराइल एराइल ग्रुप, फिनाइल फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, सिंपल। देन यू हैव 36, ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ, 36 वाला सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो बोलता है कि भाई एक आपके पास साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है, ये रहा साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर के अंदर, आपको दे रहा है A, फिर उस A को आप रिएक्ट कर रहे हो वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में, वो आपको दे रहा है B। व्हाट इज B, ये पूछ रहा है व्हाट इज B। तो बहुत ही आसान है ये, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो Br है Mg है, ये तो आपका क्या बनाएगा, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये पिछले लेक्चर में मेंशन किया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन यू रिएक्ट विद एनीथिंग दैट सप्लाइज एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन सप्लाई कर सकती है, या वाटर के साथ भी, क्योंकि वाटर भी H+ और OH- होता है ना, तो वाटर के साथ भी आप रिएक्ट करते हो तो आपका सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो हाइड्रोकार्बन आपका ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन ए वो लोग ने बोला है साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल, नो। बी बोला है ग्रिग्नार्ड, ऑफ कोर्स नॉट, ग्रिग्नार्ड ही तो रिएक्ट कर रहा है। सी बोला है साइक्लोहेक्सेन, ऑब्वियसली दैट इज योर आंसर, दैट इज सीधा सीधा साइक्लोहेक्सेन। जिन लोगों को ये रिएक्शन समझा नहीं उनके लिए मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ, है ना। ये मेरा Mg और Br है प्लस मेरा HOH। तो क्या होगा, मैंने बताया था ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड को तोड़ो
और आजू बाजू H और OH को जोड़ो, बस आंसर आ गया आपका साइक्लोहेक्सेन। बहुत ही आसान, राइट। देन देयर वाज क्वेश्चन 41, order of reactivity of chlorobenzene, 4-nitrochlorobenzene, 2,4,6 trinitrochlorobenzene and 2,4-dinitrochlorobenzene towards nucleophilic substitution reaction is. Okay, थोड़ा सा वो लोग ने क्वेश्चन को अजीब तरीके से फ्रेम किया है। लेट मी सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, ठीक है। अजीब मतलब वो लोग ने सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए। आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर यू सो दैट बिकम्स ईजियर। उन्होंने सवाल क्या पूछा है कि भाई स्ट्रक्चर है 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 स्ट्रक्चर है। आप बोलेंगे ओके, पहला स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन, पहला स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। सेकेंड स्ट्रक्चर है पहले यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर है 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये 4th पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया। थर्ड स्ट्रक्चर है 2, 4 और 6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और चौथा स्ट्रक्चर है 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये वो पूछ रहा है कि भाई 1, 2, 3, 4 4 स्ट्रक्चर दिए हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन समझ में आया कि भाई इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझना जरा, बहुत ही सिंपल फंडा बताता हूं, बहुत ही इजी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases reactivity towards nucleophilic substitution। बहुत सिंपल। अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। अगर आप डोनर ग्रुप लगाते तो वो EAS की तरफ उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता। उल्टा करते अगर आप डोनर ग्रुप लगाते तो वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता। इसका कहने का मतलब ये है कि NO2 ग्रुप, ये जो विड्रॉइंग ग्रुप आपने लगाया है, जितने आप विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो वो क्या करते हैं, दे विल इंक्रीज द टेंडेंसी फॉर अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब तो ये बहुत आसान हो गया। पहली बात, NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि आपका 3 लगा हुआ है थर्ड वाले में, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। फिर फोर्थ वाले में 2 लगे हुए हैं, उसकी होगी। फिर सेकेंड वाले में 1 लगा हुआ है तो उसकी होगी, और फिर फर्स्ट वाले में 1 भी नहीं है तो उसकी होगी। यानी 3, 4, 2, 1, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान, ये सिंपल स्टेटमेंट आपने याद रखना, ये वाली, ठीक है, ऐसे याद, बहुत ही आसान। चलो आई थिंक हाँ, लास्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी, लास्ट 2 क्वेश्चन ही बचे। वन इज 46th। question, which of the following statement is true for alkyl halides? Are you serious? They are polar, they form hydrogen bonds, they are highly soluble in water, they undergo addition. Obviously they are polar. ये क्या है, बहुत ही बकवास क्वेश्चन, ठीक है। alkyl halides are polar bonds, है ना। ये तो सबको, ये तो बच्चे को मालूम है यार,
पोलर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बॉन्ड पोलर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ये बहुत बेसिक ऑब्वियस क्वेश्चन, ठीक है। देन यू हैव लास्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार रेपिटेटिवली अलग अलग जगह पे आया हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन ही, बट इसके कुछ पार्ट्स भी आए हुए हैं। ध्यान से इसके सीक्वेंस को समझना। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स एक्सटिंग्विशर, एंटीसेप्टिक, इंसेक्टिसाइड एंड एनेस्थेटिक रिस्पेक्टिवली। चारों ऑप्शंस में उन्होंने आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ डीडीटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म ऐसा दिया। तो आप चारों ऑप्शंस को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमें जो नॉलेज ऑलरेडी पता है हम उसके हिसाब से लिखेंगे ना। हमें पता है कि इस चैप्टर मतलब, अब ये ऑब्वियस आप बोलोगे सर एग्जाम में फाइनल पेपर में हमको थोड़ी पता होगा कौन से चैप्टर से, बट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है इंसेक्टिसाइड एक ही आपको ढंग का पढ़ाया गया, कौन सा? डीडीटी भाई। एनेस्थेटिक आपको एक ही पढ़ाया गया, कौन सा? क्लोरोफॉर्म, है ना। ये तो बार बार मैं हर लेक्चर में पढ़ाते हुए बोलता हूँ ना, क्लोरोफॉर्म वो रुमाल में डाल के सुंघाते बेहोश हो जाते, सिर्फ पिक्चरों में दिखाते, ऐसे रियल में होता नहीं है कि रुमाल में डाल के क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और इंसान बेहोश हो गया, ऐसा होता नहीं है। बट एनेस्थेटिक है क्लोरोफॉर्म। एंटीसेप्टिक आपको पता ही है आयोडोफॉर्म, यानी आयोडीन कंटेनिंग है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, आयोडोफॉर्म होता है। तो ये तो तीन तो ऐसे ही ऑब्वियस हो गए, है कि नहीं। तो चौथा आपके पास क्या बचा? देखो आयोडोफॉर्म है, ये है, और CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो आपका एक्सटिंग्विशर है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये चारों आपके इस सीक्वेंस में आपको लगाने हैं, बहुत सिंपल। एक्सटिंग्विशर इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंटीसेप्टिक इज आयोडोफॉर्म, insecticide is DDT, very popular, very known, and anesthetic is chloroform, right बच्चों। तो यहाँ पर अपना ये कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। नेक्स्ट वाले में अपन अल्कोहल फिनॉल्स करेंगे सिमिलर तरीके से। मैंने एवरी 5th क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्विंग जैसे मैं नॉर्मली कराता हूँ वैसे कर दी। बाकी के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे एंड कुछ डाउट्स है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा। उसके बाद अपन इमीडिएटली सेम लेक्चर में अल्कोहल फिनॉल के सिनॉप्सिस खत्म कर लेंगे। ओके